मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1041वां दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग एक मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस गरिमा में वेबिनार में हम सबके बीच एक बहुआयामी व्यक्तित्व, प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक, शिक्षक, शोध मार्गदर्शक एवं शिक्षाविद डॉक्टर फैसल मोहम्मद हनीफ गिराज का स्वागत करना हमारे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है। डॉक्टर गिराज विगत 15 वर्षों से अधिक समय से होम्योपैथी, मनोविज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। वर्तमान में वे कनाडा के थंडर बे स्थित कॉन्फेडरेशन कॉलेज एवं ऑस्की वेंगजेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अनुबंधित प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर्जिया मलेशिया में सहायक प्राध्यापक, पाठ्यक्रम विकास विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के शोध मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से डॉक्टर गिराज ने एमडी होम्योपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक से बीएचएमएस काउंसलिंग एवं हेल्थ साइकोलॉजी में डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग मेथोडोलॉजी तथा हाल ही में मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल स्टडीज लेक हेड यूनिवर्सिटी कनाडा से पूर्ण किया है। वे कॉलेज ऑफ होम्योपैथ ऑफ ओंटारियो कनाडा, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी तथा मजलिस पेरुबतन होम्योपैथी मलेशिया के पंजीकृत चिकित्सक हैं। साथ ही वे जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड क्लिनिकल नेचुरोपैथी के संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर गिराज न केवल तीव्र एवं दीर्घकालीन रोगों के सफल चिकित्सक हैं, बल्कि शोध, पाठ्यक्रम निर्माण, गुणवत्ता उन्नयन तथा स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे विद्वान, अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक का आज हमारे बीच उपस्थित होना हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करें और उनके बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित हों। आज का सर आपका विषय है फ्रॉम एक्जिमा टू सोरियासिस, अ डीपर लुक इनटू होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजीज। सो ओवर टू यू सर। आपका बहुत बहुत आईएफपीएच प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, डॉक्टर दीपिका माला मैम। सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार का आयोजन करने वाले आईएफपीएच, फिर डॉक्टर सहानी सर और मॉडरेटर मैडम डॉक्टर दीपमाला, आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है और सौभाग्य है कि आज मैं ये जो त्वचा रोग और होम्योपैथी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारदायक हूँ। अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे में जितना भी पॉसिबल होगा मैं उतना बात करने की कोशिश करूँगा। तो अपने पावर पॉइंट्स में शेयर करता हूँ यहाँ पर। 1 मिनट। देखिए, मेरे पावर पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको? यस यस सर, दिख रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं और बताना चाहूँगा कि मेरा जो चर्म रोग है इसके अंदर में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया। तो जब मैं इंटर्नशिप करता था, बहुत टाइम पहले की बात है, अब ये अराउंड 20 साल पहले की बात है, जब इंटर्नशिप करता था वो टाइम पे एक डॉक्टर दिलीप ठक्कर सर थे। मैं रहता था मुंबई में वो टाइम पे, थाने के एरिया में। तो वहाँ पर दिलीप डॉक्टर सर थे एक, जो चमड़ी के बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट थे। उनके 3 दवाखाने थे, और तीनों में उनके पास एटलीस्ट 150 से 200 पेशेंट्स होते थे। सुबह में एक दवाखाना, दोपहर को एक दवाखाना और शाम रात के टाइम पे एक दवाखाना था। तो मैं उनके शाम के जो दवाखाना था उसमें जाके ज़रा अराउंड 6 महीने मैंने उनके साथ प्रैक्टिस किए, और 6 महीने तक मैंने
ऑब्जर्व किया था उनको। और वो सिर्फ 2 मिनट देते थे, हर पेशेंट को सिर्फ 2 मिनट देते थे वो। पहले मिनट में वो डायग्नोसिस करते थे और दूसरे मिनट में वो पेशेंट को बोलते थे कि ये दवाई आपको खाना है। तो वो 2 मिनट में एक पेशेंट को खत्म करते थे, देख लेते थे। लेकिन वो टाइम पे मैंने बहुत सीखा उनसे कि होम्योपैथिक की चमड़ी की जो बीमारियां है उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। और वो होम्योपैथी के बहुत ही सहयोग, बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे होम्योपैथी पे। बहुत से केसेस को होम्योपैथिक डॉक्टर्स डॉक्टर्स के पास भी वो रेफर करते थे। तो वो टाइम से ही मुझे चमड़ी की जो बीमारियां थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। और मैंने सोचा था कि कुछ तो करेंगे हम चमड़ी की बीमारी के अंदर। होम्योपैथी में भी इस चमड़ी की बीमारियों में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो ओवर द पीरियड अराउंड जो 15 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है, वो टाइम पे मैं भी इम्प्रूव होते गया धीरे धीरे। और उसमें मैंने सीखा कि चमड़ी की बीमारियों को किस तरह से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तो मैंने अपना अलग से प्लान बनाया है इसके लिए, और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो आज हम लोग दो मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो जो होम्योपैथिक अप्रोच हम देखेंगे कि जो चमड़ी की बीमारियां हैं उसका क्या अप्रोच बना सकते हैं हम, व्हाट इज द अप्रोच, वो क्या अप्रोच लेके हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि होम्योपैथिक की बीमारियां किस तरह से, स्कोप क्या है होम्योपैथिक बीमारियां होम्योपैथिक मेडिसिन का चमड़ी की बीमारियों पे। तो हम वो सब, ये दो चीजें मेन फोकस करेंगे आज। तो सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो आप चीज देखेंगे और सोचना है आपको, कोई भी आपके पास चमड़ी की बीमारी का पेशेंट आता है, ओके, कोई भी पेशेंट आता है तो आपको 3 चीजें पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आप समझे कि वो बीमारी जो चमड़ी की है वो अक्यूट है, सब अक्यूट है या क्रॉनिक है। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। एक्जिमा के केसेस आ जाते हैं लोगों के पास, क्रॉनिक एक्जिमा के केसेस आ जाते हैं, और अगर आप वो टाइम पे उनको कुछ अक्यूट रेमेडी देने की कोशिश करेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, तो उसका अलग अप्रोच होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो अक्यूट बीमारियां हैं चमड़ी की, ओके, इमरजेंसी है वो, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहता है, और सिर्फ एक लेयर यूजुअली उसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, अब मैं इमरजेंसी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा, नहीं, बट मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि चमड़ी की बीमारी के हिसाब से उसमें एक इमरजेंसी होती है। ठीक है, कि पेशेंट को समझो अर्टिकेरिया हो गया है, ठीक है, वो अर्टिकेरिया में उसको इतनी खुजली होगी, इतनी तकलीफ होगी, सूजन होगी उसको, तो वो अर्टिकेरिया आपको, पेशेंट को यूजुअली वो 6 घंटे में या कभी कभी 24 घंटे के अंदर में ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ देंगे और उसको, वो पेशेंट को भी अगर सपोज 24 घंटे लग रहे हैं ठीक होने के लिए, तो आपकी दवाई ने कुछ काम नहीं किया है। फिर एक्चुअली वो एग्जैक्टली क्या होता है उसके अंदर में, कि वो अपना डिजीज अपना खुद का नॉर्मल कोर्स किया है उसने, और फिर ठीक हो गया है वो पेशेंट, तो आपकी दवाई ने कुछ काम नहीं किया है वो टाइम पे। तो आपको ये सब ध्यान देना जरूरी है कि ये अक्यूट बीमारी है। नॉर्मली ये पेशेंट को 24 घंटे लगते हैं ठीक होने के लिए, अगर उसे अर्टिकेरिया आ जाता है, आया है, तो आपको उसको उस पेशेंट को 12 घंटे के अंदर में या उससे कम घंटे में या 1-2 घंटे के अंदर में आपको ठीक करना है उसको। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर वो बीमारी अक्यूट है, सब अक्यूट है या क्रॉनिक है। तो अक्यूट जो भी बीमारियां हैं चमड़ी की, उसके अंदर में डायग्नोसिस, पैथोलॉजी और प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डायग्नोस करना है उसको कि क्या चीज़ है, वो बीमारी क्या है, पैथोलॉजी को समझना है, और ये जानना है कि ये बीमारी आगे बढ़ के क्या होने वाली है। क्या ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये ठीक हो जाएगी, या फिर ये क्रॉनिक स्टेज, सब एक्यूट स्टेज होके जाके क्रॉनिक स्टेज में जाएगी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि आपको अक्यूट जो भी बीमारियां हैं चमड़ी की, उसके अंदर में एकदम PQRS सिम्टम्स आपको जानना है क्या है उसके अंदर। उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पिक्यूलियर, क्योर, रेयर और स्ट्रेंज सिम्टम्स क्या है। और यूजुअली जो अक्यूट बीमारियां होती है पेशेंट की चमड़ी की, उसके अंदर में पेशेंट को एकदम अक्यूट डिस्कम्फर्ट होता है, उसे, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो लोकल सिम्टम्स होंगे। तो आपको वो लोकल सिम्टम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद हमारे पास हजारों चमड़ी की दवाइयां हैं, आपको वो दवाइयों में से एक दवाई चुनना है। ठीक है, तो एफोरिज्म 72 फुटनोट में और 73 में भी कहा गया है, अपने मास्टर डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहा है कि अक्यूट डिजीजेस जो है
वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, सडन होती है, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसमें। और वो पेशेंट को जेंटल हीलिंग विद इन फ्यू आवर्स ठीक होना ही चाहिए वो पेशेंट। जहाँ की अब सब एक्यूट जो चमड़ी की बीमारियां होती है, अब ये स्टेबलाइजिंग फेस है। ओके, ये फेस के अंदर में पेशेंट को जो अक्यूट स्टेज में जो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है और एक मिक्स पिक्चर आ जाता है। अब ये सब अक्यूट कंडीशंस में आपको अगेन सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस जानना जरूरी है। फिर आपको उसका पैथोलॉजी जानना जरूरी है, और प्रोग्नोस्टिक ट्रेंड क्या है उसका आपको वो देखना है। क्या ये बीमारी अब ठीक होने के कगार पर है, या ये बीमारी अब क्रॉनिक होने वाली है। आपको ये सोचना है और ये समझना है सब एक्यूट स्किन कंडीशंस जब होते हैं वो टाइम पे। अब सब एक्यूट कंडीशंस जो रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूट चमड़ी की जो बीमारियां होती है उसके अंदर में लोकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन सब एक्यूट के अंदर में जनरल्स और मोडालिटीज और ज्यादा बढ़ के आती है, इमर्ज होती है उसमें। तो मोडालिटीज, फिर थर्मल रिएक्शन, क्रेविंग्स, ये सब स्टार्ट होते हैं पेशेंट को वो टाइम पे। ओके, उसके पहले जब अक्यूट फेज रहता है वो पेशेंट इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो लोकल बीमारी के ऊपर कि ये सब चीज़ों का उसको ध्यान भी नहीं होता है, और वो ये बॉडी थ्रो भी नहीं करती है ये सब चीज़ें। तो ये टाइम पे जब सब एक्यूट कंडीशंस है, आपको प्रिस्क्रिप्शन देना है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर। ओके, वो टाइम पे आपके पास सारे दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयों से चुनना नहीं है। जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयों का ग्रुप होता है, ये टाइम पे आपको थोड़ा नैरो हो जाता है। अक्यूट जो बीमारी होती है उस हिसाब से वो थोड़ा नैरो हो जाता है, और क्रॉनिक के हिसाब से थोड़ा ब्रॉड रहता है। अगेन अब ये भी 72 to 73 एफर्ट्स में बताया गया है कि कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है। ओके, तो वो अक्यूट नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप या क्रॉनिक भी नहीं है। वो बीमारियां हैं वो सब अक्यूट है। बहुत टाइम ये घड़ी घड़ी आते रहती है बीमारियां, लिंगरिंग होती है वो, मतलब वो बैकग्राउंड में आते जाते रहती है। और पार्शली सप्रेस्ड स्टेट्स ये टाइम पे हो जाते हैं यूजुअली। लोग एलोपैथिक मेडिसिन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स ये सब लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो टाइम पे थोड़ा पार्शियली सप्रेस स्टेट्स आ सकते हैं। फिर जब जो क्रॉनिक चमड़ी की बीमारियां हैं, अब हम सबको पता है कि ये अब डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, माइज्म का रोल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और लाइफ ऑफ टेंडेंसीज इसके अंदर में जो है, जो अपने को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी आपको डायग्नोसिस जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डायग्नोसिस के ऊपर इतना इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, मैंने उनको देखा है, वो बोलते हैं कि होम्योपैथी के अंदर में डायग्नोसिस इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर में भी डायग्नोसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्नोसिस नहीं किया है, आपको पैथोलॉजी नहीं समझेगी, आपको पैथोलॉजी नहीं समझेगी तो आपको प्रोग्नोसिस भी नहीं समझेगा, आपको समझेगा नहीं कि आप कहाँ हैं, कौन से स्टेज में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली चमड़ियों की बीमारी के अंदर में, कि आपको अच्छे से डायग्नोसिस समझना है। स्पेसिफिकली क्रॉनिक कंडीशन है अगर वो, तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, सप्रेशन का जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, उनका सप्रेशन हुआ है, आपको वो जानना ज़रूरी है। अगर स्टेरॉइड्स लिया है किसी पेशेंट ने, ओके, वो सब जानना आपको ज़रूरी है कि कौन से मेडिसिन लिया है उन्होंने। ओके, और बहुत टाइम अल्टरनेशन ऑफ कंप्लेंट्स हो जाते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अब क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर में आपको पूरा केस लेना है। आपको मेंटल पेशेंट के जो सिम्टम्स है, फिजिकल जनरल्स है, वो पेशेंट का कोर जो है, टोटालिटी है ऑफ सिम्टम्स है, वो समझना आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन पेशेंट्स को, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में समझना है। वो आपके पास आया नहीं था जब वो कंप्लेंट्स अक्यूट थे, तो जब से अक्यूट कंप्लेंट्स उसके हुए थे स्टार्ट, और सब अक्यूट में गया, फिर वो क्रॉनिक में गया, तो ये पूरे स्टेजेस में उसके क्या क्या टाइप के सिम्टम्स थे, किस तरह से पेशेंट को तकलीफ हुई थी, क्या क्या दवाई लिया है, आपको वो सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दवाइयाँ हैं, पेशेंट को आपको समझाना है कि आपको ये 1 दिन या 2 दिन के अंदर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज आपको सोरियासिस है पेशेंट को, अगर क्रॉनिक एक्जिमास है, तो आपको पेशेंट को समझाना है कि अभी आपकी बीमारी है वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होगी, आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो जो चमड़ी की जो बीमारियां होती है, पेशेंट है ना, बहुत स्पेसिफिकली जब क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, तो उसमें वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। वो पेशेंट है ना बहुत ही ज़्यादा हताशा, निराश हो जाता है कि
हर डॉक्टर, कितने डॉक्टरों के पास जा जाके वो फिर एंड में आपके पास आता है, तो वो ऑलरेडी बहुत निराश निराश हो गया रहता है। तो आपको वो टाइम पे पेशेंट को समझाना है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम लगेगा थोड़ा दवाइयों के लिए। तो ये सब चीज़ें जब आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। फिर इसमें एंटी माइasthmatic अप्रोच आपको लेना जरूरी है, जो बेस है। ओके, जो पेशेंट है उसका जो बेस है, जो सीड है, आपको वो समझना भी जरूरी है, और उस हिसाब से फिर आपको दवाई देना है पेशेंट को। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो क्रॉनिक जो स्किन की बीमारियां हैं, ओके, जो स्किन की लीजन है, वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो एक लैंग्वेज है पेशेंट का। ठीक है, वो एक भाषा है पेशेंट की। और जो माइंड और जनरल्स जो पेशेंट्स के हैं वो टाइम पे, वो एक स्टोरी है। तो आपको वो स्टोरी, पेशेंट का जो, पेशेंट की जो चमड़ी भाषा आपको दिखा रही है, आपको वो सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हर होम्योपैथिक केस के लिए हमें LSMC लेना जरूरी है। चमड़ियों की बीमारी के अंदर में भी ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकॉमिटेंट समझें। अब लोकेशन के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जैक्टली समझे कि कौन सी एरिया जो है पेशेंट की वो अफेक्ट हुई है। क्या वो एपिडर्मिस है जिसमें अफेक्शन हुआ है, डर्मिस है, हेयर फॉलिकल्स है, स्वेट ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो आपको वो थिकनेस समझेगी, कितने लेयर्स अफेक्ट हुए हैं इस चमड़ी के। और अ, इस हिसाब से आप दवाई भी चुनना आपको इजी पड़ जाता है जब आप लोकेशन अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो अक्यूट, जो भी अक्यूट फेज जब रहता है, दवाई होम्योपैथिक रेमेडी जब देते हैं आप अक्यूट फेज के अंदर में, आपको वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा शातिरता से और एकदम फटाफट आपको ध्यान रख के देना है दवाई क्या देना है आपको, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है वो टाइम पे। तो आपको फटाफट अच्छी तरह से देखना है कि कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है, और वो हिसाब से आपको फिर दवाई देना है। ठीक है। फिर सेंसेशंस, जैसे कि खुजली है, जलन है, मूंगी जैसा लगता है, लाली है, डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, तो किस तरह के डिस्चार्जेस है वो सब आपको जानना जरूरी है। फिर चार मोडालिटीज जो है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है हर चमड़ी की बीमारी में। गरम चीजों से, गरम एप्लीकेशंस या गरम एप्लीकेशन, ठंडी चीजों से, गरम चीजों से तकलीफ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, रब करेंगे अगर वो जगह पे, मसाज करेंगे वो जगह पे, खुजाएंगे, खुजली करेंगे वो जगह पे, तो आपको ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। तो ये चार मॉडलिटीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी और जितने भी मॉडलिटीज आपको मिलते हैं उसको कंसिडर तो करना है। लेकिन ये चार मॉडलिटीज अगर पेशेंट ने कभी नहीं भी बोला है, तो एंड में थोड़ा लीडिंग क्वेश्चंस करके आपको पूछना जरूरी है, ताकि आपको रेमेडीज जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस के अंदर आपको लीडिंग क्वेश्चंस पूछना पड़ता है जब पेशेंट्स नहीं बता पाता है आपको। ठीक है। फिर कंकॉमिटेंस आपको देखना है वो टाइम पे। ओके, कि पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, चमड़ी की बीमारी जब बढ़ जाती है वो टाइम पे। ठीक है, इम्पेशेंट हो गया है वो, जैसे कि जब नागिन की जो बीमारी है, हेपेटिक न्यूरल्जिया जब होते हैं वो, उसमें तो बहुत दर्द होता है पेशेंट को। तो वो टाइम पे वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। फिर कुछ डिजायर्स है, कुछ क्रेविंग्स है, एवर्जन्स है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें वो हिसाब से, अगर चमड़ी की बीमारी को अगर और ज़्यादा डिटेल में अगर समझना है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स समझना ज़रूरी है इस चमड़ी की बीमारी में। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी मटीरिया मेडिका में रेपर्टाइजेशन, जब आप रेपर्टरीज अगर आप देखते हैं, वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिए गए हैं रेपर्टरीज वगैरह में। तो आपको वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स समझना भी ज़रूरी है। अब सेंसेशंस, जो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकॉमिटेंस, तो जब आप सेंसेशन में जब लिखते हैं कि क्या क्या सेंसेशंस है, वो सेंसेशंस में आपको जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है बीमारी के, वो भी आपको लिखना है। जैसे कि आप ये देखना है आपको कि वो पेशेंट को पैप्यूल है, कि अगर पैप्यूल है तो वो किस तरह का है, लाल कलर है, काला कलर है उसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ब्लू निपस का। नोड्यूल है पेशेंट को, ओके, विच वो एक्चुअली लार्ज पैप्यूल है। ओके, तो बेसल सेल कार्सिनोमास फॉर एग्जांपल, उसके अंदर में ऐसी चीजें दिखने दिखने मिलती है। फिर
प्लाक है अगर पेशेंट का, तो यूजुअली प्लाक रेज्ड, और आप फील कर सकते हो उसको, अराउंड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है वो। तो कंडीशंस है जैसे कि पिटियासिस रोजिया, उसमें आपको ये दिखने को, ऐसे तरह के प्लाक्स दिखने को मिलते हैं। स्केलिंग है, जैसे कि सोरियासिस में आपको दिखेगा, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो सबसे ऊपर का जो लेयर है चमड़ी का, वो यूजुअली अफेक्ट होता है उसमें। तो आपको ये देखना है कि स्केल्स है कि नहीं है। फिर क्रस्ट फॉर्मेशन है या नहीं है, जैसे कि ये इम्पेटिको होता है, जिसके अंदर में ऊपर से क्रस्ट बन जाता है, और अब अंदर देखेंगे तो अंदर ब्लड हो सके, अंदर ब्लड रहेगा, थोड़े डिस्चार्जेस रहेंगे। तो आपको वो सब समझना जरूरी है कि क्रस्ट है कि नहीं पेशेंट की, ये जो बीमारी है उस पे प्लाक्स है, मैक्यूल्स है, क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, वो आपको समझना जरूरी है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो चमड़ी के फीचर्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फीचर्स आपको हेल्प करेंगे डायग्नोसिस के लिए भी, और ट्रीटमेंट मेडिसिन देने के टाइम पे भी आपको बहुत ही ज्यादा मदद हो जाती है इसमें। तो दूसरी चीज एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब कोई बीमारी आती, चमड़ी की बीमारी लेके जो आता है पेशेंट, एक चीज हमेशा मैं करता हूँ, जो हमेशा हर बीमारी को मैं फील करके देखता हूँ। ओके, उसको सोरियासिस है या एक्जिमा है, या इवन बच्चे हैं जिनको मोलेस्कम मोलेस्कम रहेगा, लाइकन प्लेनस अगर किसी को है, फील करके देखो आप वो बीमारी को। ठीक है, दैट इज वो एक पैल्पेशन है एक टाइप का। ठीक है, तो आप वो फील करके देखो, आपको क्या फील आता है। रफ है, ड्राई है स्किन, कभी कभी ऊपर से एकदम हार्ड है स्किन, लेकिन अंदर में सैपोरिफिकेशन हुआ गया है, अंदर में बहुत सॉफ्ट है चमड़ी। तो ये सब चीजें अगर आप फील करके देखेंगे, तो आपको और समझेगा वो बीमारी को, और गहराई से आप समझ पाएंगे, और आप वो बीमारी को और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से, सफलता से आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कंटेजियस कंडीशंस होते हैं, जैसे स्केबीज है फॉर एग्जांपल। ऑब्वियसली मैं उसको हाथ तो नहीं लगाऊंगा ऐसे कंडीशंस को, बट 90% जो चमड़ी की बीमारियां हैं वो नॉन कंटेजियस होती है। आप फील करें, पैल्पेट करें स्किन को, और ध्यान दें कि उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको, एक बार आपको एलएसएमसी अच्छी तरह से मिल गया है, आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप जनरल सिम्टम्स पेशेंट के ध्यान से आप रिकॉर्ड करें। एपेटाइट, उसका भूख कैसी है, पानी की प्यास कैसी है, नींद कैसी है उसकी। ठीक है। फीमेल्स के अंदर में मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स वगैरह अगर है, तो पूरे, और जितने भी आपको जनरल सिम्टम्स मिलते हैं, आपको थर्मली वो कैसा है पेशेंट, हॉट है या चिली है, ये सब चीज़ें आप जानें। फिर नेक्स्ट चीज है आपकी, जो आपको समझना है, वो है मोडालिटीज। ओके। और सिम्टम्स है जो सबकॉन्शियस माइंड के है, जैसे कि ड्रीम्स वगैरह जो पेशेंट की आती है किसी को, तो वो आपको ध्यान देना है। और डेफिनेटली द मेंटल सिम्टम्स है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सिम्टम्स जो पर्सनालिटी बनाते हैं पेशेंट की, वो इंडिविजुअलाइजिंग जो सिम्टम्स है, यूनिक सिम्टम्स है, मेंटल सिम्टम्स, आपको वो फिर जान के देखना है। ठीक है। तो होम्योपैथी में जैसे अगर आप देखेंगे, हर बीमारी में, जैसे हर बीमारी में आपको ये समझना है कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच देना है। अब हर बीमारी के लिए, हर बीमारी, अगर पेशेंट अगर आता है और उसके पास सेम चीजें, सेम तकलीफ भी है उसके पास, हर हर पेशेंट को अलग दवाई देंगे हम। ठीक है। तो अप्रोच, अपना होम्योपैथिक अप्रोच जो है वो तो सिमिलर ही रहेगा, वेदर वो चमड़ी की बीमारी है या पेट का कोई तकलीफ है या मेंटल इश्यूज है, तो वो इंडिविजुअलाइज अप्रोच तो सेम रहेगा ही हमेशा। लेकिन चमड़ियों की बीमारी के अंदर में थोड़ा हम लोगों को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो मल्टी मायाजमेटिक डिजीजेस है, स्पेसिफिकली जब क्रॉनिक कंडीशंस हो जाते हैं, तो बहुत ही बारीक तरह से आपको हिस्ट्री टेकिंग लेना है, मायाजम को एनालाइज करना है, पेशेंट की क्या ससेप्टेबिलिटी है वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। मायाजम में भी अगर आप देखिए, तो ये ध्यान देना है आपको कि सोरिक मायाजम में क्या क्या सिम्टम्स कवर होते हैं। ओके, जैसे कि जो स्किन है वो थोड़ी डर्टी रहेगी, ड्राई रहेगी इस चमड़ी पेशेंट की। फिर पस या डिस्चार्जेस, पस तो नहीं होगा, डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वाटरी डिस्चार्जेस हो सकते हैं। पेशेंट को बहुत जलन होगा, स्केलीनेस, मतलब चमड़ी जो है उस वो निकलते जाएगी। ओके। क्रैक्स हो सकते हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है स्पेशली नींद के टाइम पे, और स्मेल भी हो सकती है पेशेंट को, ये कंप्लेंट्स के अंदर में जो डिस्चार्जेस है उसके अंदर में थोड़ी बास भी आ सकती है। फिर साइकोटिक माइजम में वॉट्स है, मोल्स है,
ठीक है, अननेचुरल थिकनिंग, मतलब जो चमड़ी है थोड़ी थिक हो जाती है। ठीक है, हर्पीस है, स्कार मार्क्स है, जो नखून है वो जरा वो थिक हो रहते होते हैं यूजुअली वो पेशेंट के, इरेगुलर होते हैं। ऑयली स्किन हो सकती है पेशेंट की, ऊजिंग रहेगा, थोड़ी डिस्चार्जेस वगैरह निकलेंगे उसमें उससे। ठीक है। और सिफिलिटिक माइजम में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन रहेगा, आप देखेंगे अल्सर्स है, पेशेंट को बॉयल्स भी होंगे, फ्लूइड और पस ब्लड के साथ, खून के साथ डिस्चार्जेस होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिविटी, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के जो चमड़ी के जो डिस्चार्जेस होंगे उसमें उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आएगी। और ये जो बीमारियां, जो भी ये लीजन्स वगैरह होते हैं पेशेंट के, बहुत ही धीरे धीरे वो ठीक होते हैं, बहुत स्लो रहते हैं वो हीलिंग के लिए। ठीक है। लेप्रोसी तो अभी हम बहुत ज्यादा देखते हैं नहीं, लेकिन अगर वो भी है, अगर आप देखते हैं अभी, लेप्रोसी तो ज्यादा इतना ज्यादा दिखेगी नहीं आपको, लेकिन लेप्रोसी के यूजुअली स्टिग्मेटा बहुत ज्यादा दिखता है लोगों के पास, तो वो भी सिफिलिटिक मायाजम है। कॉपर कलर्ड इरप्शंस है, जो बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह अगर होगी तो उससे एग्रेवेट हो जाते हैं वो, रात को सोने के टाइम पे जब ज्यादा हीट हो जाती है तो वो ज्यादा कंप्लेंट्स बढ़ जाती है पेशेंट की। तो नाइट एग्रेवेशंस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं सिफिलिटिक माइजम में। फिर स्पून शेप्ड नेल्स रहेंगे, okay, जो बहुत इजीली टूट जाते हैं। ओके, गैंग्रीन के कंडीशंस हो सकते हैं। तो सिफिलिटिक माइजम में बेसिकली पूरा डिस्ट्रक्शन आप देखेंगे। और ट्यूबिकुलर माइजम के अंदर में आप देखेंगे जैसे कि रिंग वर्म है, ओके, अर्टिकेरिया, हर्पीस, एक्जिमास है, कुछ तरीके कुछ टाइप के एक्जिमास। फिर पेशेंट है जिनको घड़ी घड़ी फोड़े शरीर में आते जाते रहते हैं। और अगेन ट्यूबरकुलर माइजम में भी जो चमड़ी की जो चीजें बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक नहीं होती है, उससे टाइम लगता है ठीक होने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। माइजम क्या माइजम है आपके पेशेंट का वो टाइम पे, कौन सी टाइप की बीमारी है चमड़ी की, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो एक बार माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, एक बार पूरा आप केस समझ लेते हैं, और डेप्थ में आपको समझना है साइकोडायनामिक कोरिलेशन। ठीक है। 99% चमड़ी का जो बीमारियां मैंने देखा है, हर बीमारी के अंदर कोई ना कोई साइकोडायनामिक डायमेंशन मिलता ही है। ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो नहीं, होम्योपैथी पर्सपेक्टिव से भी नहीं, बट आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत रिसर्च हो चुका है साइकोडोमेटोलॉजी के ऊपर, कि किस तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आपको चमड़ी की बीमारियां होती है। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा रिसर्च अब आजकल आप देखेंगे हो चुका है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भी ये सब पब्लिश हो चुका है। तो बायो साइकोसोशियल मॉडल जो है साइकोसोमेटिक्स के अंदर में, आपको ये ध्यान रखना है चमड़ी की बीमारी के अंदर। ठीक है। सो बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, हर जगह से पेशेंट को आपको समझना है और ध्यान देना है कि किस तरह से पैथोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है पेशेंट डिजीज का, किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बना है, किस तरह से डिजीज ने अपना कोर्स चुना है। तो आपको वो सब चीजें जानना जरूरी है। तो ये प्रूव हो चुका है आज कि इमोशंस गेट इनटू द स्किन। ओके। आपके इमोशनल ट्रॉमा जो है, इमोशनल फैक्टर्स जो है, वो चमड़ी के अंदर जाके चमड़ी की बीमारियां करते हैं। तो आपको वो समझना है कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये पेशेंट को तकलीफ हुई है। हम बहुत टाइम हर बार पूछ लेते हैं आपको किस चीज का एलर्जी है, किस चीज की वजह से ये स्टार्ट हुआ है आपको। फिजिकली हम लोग पूछते हैं, लेकिन इमोशनली भी पूछना जरूरी है। और बहुत सारे पेशेंट्स आपको ये नहीं बताएंगे, उनको नहीं समझता ये। तो आपको ये सब चीजें ढूंढना है पेशेंट के अंदर। आपको इस तरह का आपका डीप और थरो केस टेकिंग लेना है, ताकि आपको वो इमोशनल और साइकोडायनामिक फैक्टर्स जो है वो मिल जाए। ठीक है। और रिसर्च में ये भी बताया गया है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं चमड़ी के अंदर में और नर्वस सिस्टम में। सो ऑन्टोजेनेटिकली ये सब चीजें बताई ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। सो ये कनेक्शंस जो है चमड़ी की बीमारी में, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये फाइंड करें। ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना है आपको चमड़ी की बीमारी के लिए। ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा, क्या स्ट्रेस है पेशेंट को, किस वजह से ये बीमारी हुई है, डेली बर्डन क्या है, क्या लाइफ
लाइफ में ऐसे कौन सी इवेंट्स है, कौन सा ऐसा कौन सा ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को जिसकी वजह से ये चमड़ी की बीमारियां हुई है। ठीक है। जेनेटिक जीन्स वगैरह तो ऑब्वियसली अगर वो फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मालूम है कि वो जेनेटिक कहीं ना कहीं लिंकेज है आप। लेकिन उसके अलावा आपको इनसिक्योरिटी, लाइफ के ट्रॉमास जो है, ठीक है, रेजिलियंस, रिसोर्सेज पेशेंट के पास कोई है या नहीं है, कुछ सोशल सपोर्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो पेशेंट को कैसे फील होता है। ठीक है। तो ये पूरा मल्टी डायमेंशनल साइकोसोमेटिक अप्रोच आपको स्किन में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ये कुछ रिसर्चेस भी हो चुके हैं। साइकोडायनामिक्स के जो बुक्स है उसमें भी बताया गया है कि ये कुछ बीमारियां हैं किस तरह से होती है, जैसे कि सोरियासिस है। कि सोरियासिस के अंदर में पेशेंट को, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है। तो सोरियासिस के अंदर में पेशेंट को डर होता है, ओके, कि मुझे कोई हर्ट करेगा। ठीक है। और वो डर में पेशेंट रह रहे के क्या होता है, वो एक कवच बन जाता है बॉडी के ऊपर। ठीक है। वो सोरियासिस के ऊपर जो स्केलिंग वगैरह है वो एक कवच है। ओके। और वो कवच जो है वो डेड हो गया है। तो अंदर से जो सेंसेस जो है पेशेंट के, ओके, वो डर की वजह से, कंटिन्यूस डर की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है। और जो लोग एक्सेप्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर खुद को कोई चीज के लिए की चीज की वजह से खराब लगा हो, वो सब चीजें अगर रेफ्यूज करते हैं लोग, ओके, इंटरनली, सोरियासिस वो लोगों को होता है। ओके। एक्जिमा, अगेन, एंटागोनिज्म, अगर जो लोग बहुत ज्यादा एंटागोनिज्म है लाइफ में, ओके, फिर जो इरप्शंस होते हैं वो एक्चुअली मेंटल वुंड्स है पेशेंट के। तो मैं रो नहीं पाता हूँ लेकिन मेरी चमड़ी रोती है। ठीक है। एक्जिमा जब बहुत सारे डिस्चार्जेस, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज वगैरह जब होता है तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो पेशेंट ने अपने इमोशन सप्रेस किया है। इमोशनली वो इतना नहीं दिखा रहा है लेकिन उसकी चमड़ी दिखा रही है वो इमोशंस। ठीक है। तो आपको वो समझना जरूरी है, वो साइकोडायनामिक्स समझना जरूरी है। ठीक है। और अगर पेशेंट ने आपको कहीं नहीं बताया है तो कुछ वो छुपा रहा है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक्जिमा का पेशेंट आ रहा है आपके पास और वो बोलता है कि अरे मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, ओके, तो फिर एक्जिमा क्यों है भाई आप? तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो जानना जरूरी है। आपको समझना है कि पेशेंट कुछ छुपा रहा है, पेशेंट को समझाना है कि डिटेल केस टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्टिक एरिया भी है जो, उसमें स्मॉल हिडन, छोटी छोटी चीजों का डर है। ओके। और वो पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अर्टिक एरिया जो है वो छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। ओके। क्योंकि वो बच्चे जो छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे डर होते हैं उनको बहुत टाइम पे, और वो कभी कभी दिखाने के लिए अपने माँ बाप को या फिर अपने दोस्तों को दिखाने के कि अगर वो दिखा देंगे तो उनको लगेगा कि अरे, सबको लगेगा कि मैं डरपोक हूँ। तो बहुत बार वो छोटे छोटी जो डर होता है, छोटे छोटे जो उनको, वो दिखाते नहीं है वो बच्चे लोग का बहुत टाइम। तो इसीलिए बच्चों को अगर आप देखेंगे तो अर्टिकेरिया ज्यादा कॉमन होता है। डेफिनेटली फ्रॉम इटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो कीड़ों की वजह से भी हो सकता है, वर्म इन्फेस्टेशन से भी हो सकता है। तो वो सब फिजिकल फैक्टर्स तो है ही, लेकिन अगर आप साइकोडायनेमिक्स समझेंगे तो आपको ये पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है। रिंग वर्म के अंदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपके साथ ज्यादा क्लोज हो जाए। ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं उनको रिंगवर्म्स यूजुअली हो जाते, स्पेसिफिकली फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को अच्छा लगता नहीं है, उनको अंदर से लगता है कि मैं साफ नहीं हूँ। ठीक है। अंदर से ऐसा लगता है, इसीलिए उनको बीमारी, वो हिडन, अगर अगर आप देखेंगे तो अगेन वो साइकोडायनामिकली उनका अंदर अंदर से एक तरीके का डर है उनका। ठीक है। फिर जब आप होम्योपैथिक दवाइयाँ जब आप लेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस जो है, डर्मेटोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शंस, आपको अक्यूट बीमारियां हैं, अक्यूट प्रिस्क्रिप्शंस देंगे आप उसके लिए डेफिनेटली। ओके। उसमें आपको देखना है कि क्या अक्यूट एक्साजर्बेशन है या अक्यूट कुछ बीमारियां हैं, तो उसके लिए आपको अक्यूट प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। जैसे कि अक्यूट अर्टिकेरिया है, कुछ इरप्टिव डिजीजेज है, कुछ कभी कभी कोई बुखार है, बुखार के साथ भी आपको इरप्शंस अगर आए हुए हैं, अक्यूट इन्फेक्शन है जैसे कि इम्पेटिको है, ब्लिस्टर्स है, सोर्स है, ओके,
हर्पिस लेबियालिस है। तो ये सब चीज़ें अक्यूट है, आपको अक्यूट बीमारियाँ, अक्यूट दवाई देना है कोई। ठीक है। फिर क्रॉनिक कंडीशंस जो है उसके अंदर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लगेगी। तो एक्जिमा है, क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है, फिर एक्नी है, मतलब मुहासे जो है, सोरियासिस है, लाइकन के डिजीजेस है, लाइकन प्लेनस है, लाइकन नाइटिडस है, लाइकन स्टाइटस है, अलग अलग टाइप के जो लाइकन प्लेनसेस है वो सब भी क्रॉनिक होते हैं। पेम्फाइगस, एलोपेसिया, क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशंस जो भी है, एक्टिनिक केराटोसिस, रोजेसिया, एलर्जीज, लूपस, फिर सफेद दाग, विटिलिगो, फिर वॉट्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। ये सब चीज़ें क्रॉनिक है। आपको क्रॉनिक रेमेडी लगेगी, बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया डिटेल में, एलएसएमसी, फिजिकल जनरल्स, मेंटल्स, साइकोडायनामिक्स, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है ये टाइम पे। और ऑर्गन रेमेडीज और टिंचर्स भी हम लोग दे सकते हैं स्पेसिफिकली अक्यूट कंडीशंस में, और नोजोड्स इंटरकरेंट रेमेडीज की तरह हम लोग दे सकते हैं इसमें। ठीक है। तो जो चमड़ी की जो बीमारियां हैं, उसको हमें सिम्टोमेटोलॉजिकली भी नहीं, नॉट ओनली सिम्टोमेटोलॉजिकली, बट हमें हिस्टोलॉजिकली भी समझना ज़रूरी है। ओके। आपको ये समझना है कि जो एपिडर्मिस है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील होती है। डर्मिस है उसके अंदर में मेमोरी हमेशा रहेगा। अगर ग्लैंड्स है इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको समझना है कि हिस्ट्री, क्या सप्रेशन है वो रिवील करेंगे ग्लैंड्स। और माइजम हमेशा आप देखेंगे, इट विल डिसाइड द डेस्टिनी, कि क्या होने वाला है आगे ये केस के अंदर में, वो आपको समझेगा माइजम से। तो जैसे ही जो बीमारी है सुपरफिशियल से डीप लेयर्स अफेक्ट करती है, एपिडर्मिस से ग्लैंड्स तक अफेक्ट करती है, उसी तरह से माइजम भी आपका और डेप्थ में जाएगा। सोरा से साइकोटिक हो जाएगा, ट्यूबरकुलर हो जाएगा, फिर सिफिलिटिक जाएगा। जिस तरह से डिजीज आपकी जो बीमारी है वो अगर डीपर डीपर लेवल पे जा रही है, माइजम भी डीपर लेवल पे सिंक्रोनसली जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब होम्योपैथिक दवाइयाँ आप दे दे रहे हैं, ओके, अब मैं बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशंस के ऊपर, क्रॉनिक क्रॉनिक केसेस के ऊपर अभी फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं मेन आपको अक्यूट रेमेडीज वगैरह है उस हिसाब से आपको वो समझा रहा हूँ कि अगर एपिडर्मिस अगर अफेक्ट हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि कैरेटिनाइजेशन, स्केलिंग, सरफेस चेंजेस बहुत कॉमन है वो टाइम पे। ठीक है। तो अगर एपिडर्मिस है तो ड्राई रहेगी स्किन, ओके, हाइपरकेराटोसिस, स्केलिंग होगा, डिस्कलरेशन होगा। अब ये केसेस के अंदर में जब एपिडर्मिस अफेक्ट हुई है तो ये जो 6 दवाइयां जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है ये बहुत ही ज्यादा सफलता से काम हुई आई है। मैंने बहुत सारे केसेस है, अगर सिर्फ एपिडर्मिस अफेक्ट हुआ है, थोड़े सिम्टम्स वगैरह समझ के अक्यूट कंडीशंस के अंदर में ये रेमेडीज दी हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम आई है ये। जैसे कि एक है काली आर्सेनिकोज। ओके। तो इसके अंदर में जो जब चमड़ी होती है पेशेंट की वो बहुत सूखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्केल्स रहते हैं। ओके। और बहुत ही ज़्यादा जलन रहेगी। तो ड्राइनेस, स्केल्स, बर्निंग, अगर ये आपको ज़्यादा दिखेगा, काली आर्सेनिकम का पिक्चर है वो। आर्सेनिकम ब्रोमैटम, जहाँ पर एपिडर्मिस थोड़ी थिक हो गई है। ओके। सोरियासिस विद पिगमेंटेशन होता है, अब ये क्रॉनिक कंडीशन है सोरियासिस, बट जब अक्यूट एक्सासर्बेशन वगैरह हो जाते हैं वो टाइम पे आप उसको आर्सेनिकम ब्रोमैटम सोच सकते हैं। टेल्यूरियम है जिसके अंदर में रिंग शिफ्ट, लाइक फंगल इन्फेक्शंस है, सर्कुलर इरप्शंस है, और बहुत ही गंदी बदबू आती है पेशेंट की चमड़ी से। तो टेल्यूरियम एक अच्छी दवाई है। फिर है पेट्रोलियम, जहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स है, फिशेस है, और ठंडी एक बार चालू हो गई तो पेशेंट को क्रैक्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं पेट्रोलियम में। दूसरी दवाई है एल्यूमिना, जिसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और पेशेंट बोलेगा कि मुझे कभी पसीना ही नहीं आता है। तो बहुत ड्राइनेस, इतना ड्राइनेस कि पसीना भी नहीं आता है पेशेंट को, आप एल्यूमिना सोच सकते हैं। फिर ग्रेफाइटिस है, कॉमन रेमेडी है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है ये। थिकन डर्मिस जो है वो थिक हो जाती है पेशेंट की, ऊजिंग होता है, क्रैक्स होते हैं पेशेंट को। ऊजिंग के अंदर में भी आप देखेंगे जो डिस्चार्जेस भी देखेंगे आप, वाटरी, थिक, स्लाइमी, स्टिकी डिस्चार्जेस रहेंगे पेशेंट के। ठीक है। स्पेसिफिकली फोल्ड्स पे आप देखेंगे, कान के पीछे, तो फोल्ड्स पे आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि ये पेशेंट को अफेक्शंस होते हैं।
तो एपिडर्मल रेमेडीज जो भी होते हैं, मैं इन दवाई ये जो दवाइयाँ हैं उनको एपिडर्मल रेमेडीज हम बोलेंगे। ठीक है। इसमें स्केलिंग, फिशरिंग, कैराटोसिस और कलर चेंज, लेकिन डीप इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो। ठीक है। अब ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने आपको बोला है, बहुत सारे रेमेडीज ऐसे हैं जिसके अंदर में सिफिलिटिक बैकग्राउंड भी है। ठीक है। लेकिन आपको वो ध्यान देना है, फिर माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग देखना है आपको, डेफिनेटली आपको मोडालिटीज देखना है, वो सब सब प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो है डर्मिस, अगर आपका इन्फ्लेम हुआ है, डर्मिस अगर अफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रहेगा और इन्फ्लेमेशन रहेगा और इंड्यूरेशन रहेगा। थिक प्लाक्स बन जाएंगे, इरिदीमा रहेगा पेशेंट को, डीप बहुत सारी खुजली होगी, इन्फिल्ट्रेशन रहेगा। तो ये टाइम पे कुछ रेमेडीज जो आते हैं यूजुअली, वो है मेजीरियम, जहाँ पे थिक क्रस्ट बनेगा लेकिन अंदर में जो है डिस्चार्जेस रहेंगे। ऊपर से लगेगा कि पेशेंट एकदम ठीक हो गया है। आप अगर स्कैब उसका खोलेंगे तो अंदर देखेंगे कि अंदर में पस है। ठीक है, जो स्मेल हो रहा है बहुत। ठीक है। और जलन है पेशेंट को अंदर से। तो मेजीरियम वो टाइम पे बहुत ही अच्छा रेमेडी है। फिर काली सल्फ है, जिसमें स्केल्स जो है वो पीले कलर के हैं। ओके। और रिलैप्सिंग इरप्शंस है, घड़ी घड़ी ठीक हो रहा है, आ रहा है, कंप्रेस फिर से बढ़ रही है, ठीक पेशेंट की कंप्रेस ठीक हो रही है, फिर से आ रही है, घड़ी घड़ी रिलैप्स अगर हो रहा है और येलो स्केल्स है, तो काली सल्फ आप सोच सकते हैं। अ, अब देखो, मैं ये स्पेसिफिकली सब की नोट्स बता रहा हूँ, सिर्फ ये बेसिस पे आप दवाई देंगे नहीं, लेकिन ये जो मेजर की नोट्स वगैरह है जो बहुत बार हम मिस कर लेते हैं, वो हिसाब से मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आपको पूरा टोटलिटी लेना है पेशेंट का, हर बार आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से पूरा टोटलिटी लें आप, उसी के बाद आप डिसाइड करें कि कौन सा रेमेडी देना है। ठीक है ना। फिर सोराइनम है जो, उसके अंदर में भी पेशेंट की स्किन बहुत ही अनहेल्थी डर्टी रहेगी। ओके। घड़ी घड़ी रिलैप्स हो रहा है, बिकॉज घड़ी घड़ी सप्रेशन किया गया है। ओके। रिसेंटली एक पेशेंट था, मैं एक लॉन्ग टर्म केयर होम में एक पेशेंट है उसको देखने गया था मैं रिसेंटली। तो यहाँ पे कैसे है कनाडा में, जो बहुत पेशेंट्स एक बार एज हो जाते हैं और घर में अकेले नहीं रह सकते, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म केयर होम्स होता है, जैसे वृद्धाश्रम वगैरह अपना कैसे होता है इंडिया में, उसी तरह से यहाँ पे कनाडा में इस तरह के लॉन्ग टर्म केयर होम्स होते हैं। तो अब रिसेंटली एक पेशेंट को देखा था मैंने वहाँ पर, चमड़ी इग्जिमा था वो पेशेंट को, और हमेशा स्टेरॉइड्स लगाना लगाता था, ठीक हो जाता था। फिर स्टेरॉइड्स बंद किया उसने, फिर से चमड़ी की बीमारी बढ़ जाती थी। तो वो घड़ी घड़ी सप्रेशन हो रहा था, स्टेरॉइड लगाया, ठीक हो गया, फिर से बंद कर दिया, फिर से चमड़ी की बीमारी चालू हो गई। ठीक है। तो वो घड़ी घड़ी रिलैप्सिंग कंडीशन उसका हो रहा था वो पेशेंट का। ओके। और बहुत ही अनहेल्दी ड्राई स्किन थी, और बाकी दूसरे फीचर्स वगैरह भी देख के मैंने वो पेशेंट को सिर्फ एक डोज दिया था सोलाइनम का, और चमड़ी की जो उसकी एक्जिमा जो उसका था, काफी हद तक ठीक हो गया था वो पेशेंट का। ये दूसरा है सल्फर आयोडेटम। इसके अंदर में भी डीप इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्रॉनिक एक्जिमास होता है। ठीक है। रस वेनेटा, इसके अंदर में एरिसेप्लास लाइक इन्फ्लेमेशन होता है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा खुजली है, रेडनेस है। इसके अंदर में चमड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि अरे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लगता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा रेडनेस होगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा एरिसेप्लास लाइक जो इरप्शंस होते हैं वो दिखेंगे आपको। ठीक है। एंथ्रासिनम अगेन, अब ये बहुत ही डीप और सिफिलिटिक रेमेडी है। ओके। इन मैलिग्नेंट कंडीशंस में आपको देख आप सोचेंगे इसके बारे में, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंड्यूरेशन है, वो टाइम पे आप सोचेंगे। सो जब ये डर्मल रेमेडीज आप सोचेंगे, ये डर्मल रेमेडीज के अंदर में आप देखेंगे कि थिकनेस, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फ्लेमेशन और रिलैप्स टेंडेंसी रहता है। तो आपको जब डर्मिस अफेक्ट हुआ है, तो आपको ये टाइप की दवाई सोचना है जिसके अंदर में रिलैप्सेस कॉमनली दिखते हैं, जिसके अंदर में थिकनेस है, इन्फिल्ट्रेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हेयर फॉलिकल्स अफेक्ट हुए कोई पेशेंट के, जैसे कि है फॉलिकुलाइटिस है, एलोपेसिया है, और फिर सिर की जो स्काल्प की कंडीशंस है, तो वो आपको उसके अंदर में देखना है कि पस्ट्यूल्स है, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं बालों के आगे पीछे, उसमें वो दानों से डिस्चार्ज हो रहा है, पस निकल रहा है। ठीक है। हेयर फॉल हो रहा है पेशेंट को, सिकाटेशियल चेंजेस हो गए पेशेंट को, तो ये टाइम पे आपको कुछ अलग रेमेडीज है जो आपको सोचना है। जैसे कि एक है ओलियम जैकोरिस असली, जिसके अंदर में क्रॉनिक फॉलिकुलाइटिस है, और पेशेंट्स है वो स्कॉफिलस डायथिसिस होता है। फ्लोरिक एसिड है, जिसके अंदर में बाल जो है पूरे निकल जाते हैं, एलोपेशिया है, और डिस्ट्रक्टिव टिश्यू चेंजेस हो जाते हैं पेशेंट के। आर्सेनिकम सल्फेटम फ्लेवम है, जिसके अंदर में क्रॉनिक पस्टुलर इरप्शंस है।
और ये बहुत अच्छी दवाई है विटिलिगो के लिए भी। फिर पिक्स लिक्विडा, अगेन इसके अंदर ये स्काल्प सोरियोसिस के लिए बहुत अच्छी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। स्पेसिफिकली जब पेशेंट आया है स्काल्प सोरियोसिस के लिए और इनिशियल फर्स्ट अपॉइंटमेंट है उसका, मैंने पूरा क्रॉनिक केस नहीं लिया है, मैंने बहुत बार पिक्स लिक्विड दिया है पेशेंट को, और एटलीस्ट फॉर सम टाइम पेशेंट को वो थोड़ा रिलीफ हो जाता है। उसके बाद फिर पूरा केस वगैरह लेके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं। सबटिला है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फॉलिकल्स होते हैं पेशेंट के, जो फॉलिकल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है सर में, स्काल्प में स्पेशली, और खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर में हेयर फॉल है बिकॉज ऑफ कोई इमोशनल कॉज की वजह से, ठीक है, वो टाइम पे आप फॉस्फोरिक एसिड सोच सकते हैं। तो अगर हेयर फॉलिकल्स अफेक्ट हुए हैं तो आपको याद रखना है कि जो फॉलिकुलर रेमेडीज है, ये सब रेमेडीज है वो फॉलिकुलर रेमेडीज है, उसके अंदर में ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर स्वेट ग्लैंड्स अफेक्ट हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पर्सपिरेशन के अंदर में पसीने पसीने के लेके कुछ ना कुछ तकलीफ होगी पेशेंट को, स्मेल रहेगा बॉडी पे, ठीक है, और सेपरेशन का हिस्ट्री भी रहेगा। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या पसीना आ ही नहीं रहा है, और अगर आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है पसीने में, ओके, तो ये स्वेट ग्लैंड का अफेक्शन है फिर। और इसके अंदर में हम लोग जो रेमेडीज सोचेंगे वो है थूजा, जिसके अंदर में जो पसीना है वो एकदम ही ऑयली और ऑफेंसिव होता है, और हिस्ट्री रहेगा सप्रेस्ड इरप्शंस का। कैलकुलर काफ, जिसके अंदर में भी बहुत सर में और पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, कोल्ड और डैम्प हो गई है स्किन, ठीक है, सिलिशिया जैसे है, जिसके अंदर में हाथों और पैरों में, ओके, तलवों में और हाथों में वहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, और बहुत ही ज्यादा चिली होता है वो पेशेंट। सैनिकुला जो है, जिसमें सावर मतलब खट्टी खट्टी बदबू आएगी, जैसे स्पेशल स्पेसिफिकली छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि उसमें वो पूरे बॉडी के अंदर में खट्टी बदबू आती है, बहुत ही ज्यादा डिस्चार्जेस होते हैं वो पेशेंट। ठीक है। नेट्रोमोर के अंदर में स्वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अल्टर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि डिक्रीज, मतलब या तो स्किन बहुत ऑयली है या तो फिर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, नाइट्रोमेरेटिकम में यूजुअली वो देखा जाता है। फिर दूसरी रेमेडी है लाइकोपोडियम, जिसके अंदर में पसीना आता है कवर्ड पार्ट्स पे, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड रेमेडीज जो है, इसके अंदर में आपको देखना है कि इंटरनल इम्बैलेंस का इशू हो सकता है, यहाँ पे सेपरेशन का तो इशू है, यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है। और लास्ट ग्रुप ऑफ रेमेडीज, अगर हम स्किन में अगर लेयर बाय लेयर कंसिडर करें, तो लास्ट ग्लैंड जो अफेक्टेड है वो सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, जिसके अंदर में मुहासे हैं, फिर हमेशा ऑयली ग्रीजी स्किन है, सिस्ट फॉर्मेशन जो होता है बॉडी पे, फेस पे, ठीक है, या कहीं भी बॉडी पे, तो इसमें सेबोरिया, कोमेडोन्स, सिस्टिक एक्ने, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आपको। और इसमें रेमेडीज जो है वो जो आप सोचेंगे वो है सेलेनियम, जिसमें ऑयली स्किन है और हेयर फॉल भी है साथ में। नेट्रम आर्सेनिकोसम, इसके अंदर में आपको बहुत ही ज्यादा मुहासे हैं और पिगमेंटेशन हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को आप देखेंगे कि मुहासे हो गए और ठीक होने के बाद भी वो इजीली आपको दिखेगा नहीं, खाली स्कार वगैरह थोड़ा सा बहुत छोटा मार्क रहेगा। नाइट्रोमार्स के अंदर में कैसा होता है कि जो मुहासे हैं उसके अंदर में बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन रहेगा, बहुत ज्यादा डार्क, वो आपको 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 देख के ही समझ जाएगा कि अरे बाप रे, ये बहुत ही ज्यादा काला या बहुत ही ज्यादा डिस्कलर्ड हो गया है वो एरिया। काली ब्रोमेटम के अंदर में भी डीप पोस्टुलर एक्नी रहेंगे, फेस पे है, चेस्ट पे भी हो सकते हैं। एंटिम क्रूड अंदर में ये रेमेडी में जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, कोन्स है, फिर वार्ड्स भी हो सकते हैं पेशेंट को, पस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं। बर्बरीज एक्यूफिलम के अंदर में एक्नी है, मुहासे है, जिसमें पिगमेंटेशन भी है और स्कार्स भी है। जुगलस रीजिया, जिसके अंदर में कॉमेडोनल एक्नी है, ओके, बहुत ये ग्रेड 4 के एक्ने होते हैं, ग्रेड 4 का 4 के मुहासे होते हैं जो, और स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है। सो अगर सबेशियस ग्लैंड्स अफेक्ट हुए और अगर आप सबेशियस ग्रुप ऑफ रेमेडीज दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हार्मोनल और मायाजमेटिक डिस्टर्बेंस दोनों दोनों अफेक्ट हुए हैं, तो आपको वो हिसाब से सोचना है और वो हिसाब से आपको फिर दवाई देना है पेशेंट, ठीक है। सो ये 1 घंटे में बस मेरा जो अप्रोच है ये इस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ चमड़ी की बीमारियों को। और
अगर कभी मौका मिला तो कुछ केसेस है जो हम डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर में। तो कुछ ऐसे केसेस है जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो पेशेंट है, ये आया था एक्जिमा लेके। बच्चा था अराउंड 11-12 साल का। ठीक है। अगर आप ये देखेंगे, अब ऑब्वियसली मैंने पूरा केस वगैरह लिया था, ये पेशेंट का अक्यूट केस लिया था। अगर आप देखेंगे तो इरप्शंस कितने मॉइस्ट इरप्शंस थे उसके। ठीक है। और नाइट एग्रीवेशंस था, सलाइवेशन बहुत सारे था उसको। पेशेंट को मैंने वही पेशेंट को मोक्सोल दिया था। एलर्जी डर्मेटाइटिस का एग्रीवेशन, क्या बोलते हैं, अक्यूट एक्साजर्बेशन था। Okay? और विद इन अराउंड 1.5 हफ्ते के अंदर में ये पेशेंट की ये जो बीमारी थी वो ठीक हो गई थी। जो अक्यूट एक्साजर्बेशन था वो ठीक हो गया था। उसके बाद हम लोग ने ये पेशेंट को और 6-7 महीना कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीट किए थे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था ये पेशेंट। ठीक है। ये केस है पेम्फाइगस का। फिर ये है एटोपिक डर्मेटाइटिस। आप देखेंगे ये पेशेंट की पूरी फेस जो था पेशेंट का, वो इतना पेल, इतना ड्राई रहता था वो, और इतनी खुजली आती थी फेस पे उसके कि ऐसा लगता था कि वो खाली एकदम बहुत वाइट हो गई है वो पेशेंट। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी उसकी स्किन। ठीक है। ये पेशेंट को नाइट्रोमेरेटिकम दिया गया था। और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स उसका जो फेस वगैरह था, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया था उसका। ठीक है। कि भी ये छोटी बच्ची जो है उसको इतनी खुजली थी, इतनी ज्यादा खुजली आती थी वो पेशेंट को। खुजा खुजा के आप देखो क्या हाल कर दिया था उसने चमड़ी को अपनी। पैरों में उसको ये एक्जिमा हो गया था। ठीक है। अब ये पेशेंट को ध्यान में आ नहीं रहा है मैंने क्या दिया था ये पेशेंट को। एक मिनट। हम्म, ये पेशेंट को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली कैल्किरा फॉस्फोरिकम दिया था। ठीक है। और फिर ये है छोटा बच्चा, अगेन दूसरा, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है। तो ये केसेस है वो, एक केस के लिए पूरा 1 घंटा और उससे ज्यादा भी लग सकता है डिस्कशन करेंगे अगर हम तो। ये तो नॉन हीलिंग डायबिटिक अल्सर था। ये पेशेंट का जो दूसरा पैर था उसके अंदर में जो डायबिटिक अल्सर की वजह से ऑलरेडी एम्पुटेशन किया गया था उसके पैरों की उंगलियों के। 3 पैरों की जो उसकी उंगली थी दूसरे पैर की, वो सब कुछ एम्पुटेशन किया गया था उसका। अब ये जो पैर था, ये इसमें भी उसको ये तो सब डिब्राइडमेंट वगैरह करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था, लेकिन जो वूंड था काफी बोन तक जा चुका था। और डॉक्टर ने बोला था उसको कि अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो गैंग्रीन के चांसेस है और आपका फिर पैर काटना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई से अराउंड 6 महीने लगे इसको, लेकिन 6 महीने में ऑलमोस्ट ये हो गया था। काफी अच्छा फर्क पड़ा था, और कुछ टोको हम लोगों ने सेव कर दी थी। ठीक है। ये है केस इम्पेटिगो का, छोटे बच्चे का। ठीक है। ये ये जो है आप 4 दिन के बाद देख रहे हैं ये पेशेंट को। ठीक है। 4 दिन के बाद आपका ये फर्क पड़ा है पेशेंट को। ठीक है। ये एलोपेशिया एरिएटा है। ठीक है। इसके अंदर में फॉस्फोरस दिया गया था पेशेंट को, और इंटरकरेंट ट्यूबोक्लिनम दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल भी फॉस्फोरस था। इसको रिकरेंट ये पैचेस आते जाते रहते थे पेशेंट को। ठीक है। अब ये केस के अंदर में मैंने पेशेंट को स्टेफिस एग्रिया दिया था। ये नॉन हीलिंग अल्सर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था ये। अराउंड 82 ईयर्स की ये फीमेल थी। हर 1.5 हफ्ते वो हॉस्पिटल जाती थी, और उनको वो क्या करते थे, ड्रेस वगैरह करके भेज देते थे पेशेंट को। ठीक है। और एक्रियल एंकल ब्रेकियल प्लेक्स जो इंडेक्स था उसका वो भी काफी हाई था। और डीवीटी का केस था ये अल्सर ठीक ही नहीं हो रहा था। 1.5 साल से वो पेशेंट का बेचारी का ऐसे ही हाल था। ओके। 3 महीने के अंदर ये पूरा अल्सर कंप्लीटली हील हो गया। ओके। ये मेरा, जब कनाडा में मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, ये मेरा इनिशियल केस था कनाडा कनाडा में। ये पेशेंट ने मेरे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स और लोगों को बताया कि होम्योपैथी से देखो ऐसे सब हो सकता है। और अराउंड आई थिंक मेरा 5th या 6th केस था ये कनाडा में। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था ये पेशेंट को। ठीक है। ये एकाइमोसिस हो गया था पेशेंट को डेंटल सर्जरी के बाद। सिंपल रेमेडी आर्निका देने के बाद कंप्लीटली ठीक हो गया उसका। 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया था। ठीक है। अब क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस आने वाला था और वो टाइम पे पेशेंट
बोल रही थी कि अब क्रिसमस है, सब घर पे आएंगे मेरे, और ये सब तकलीफ हो गई है, मैं क्या करूं, सब लोग देखेंगे, मुझे ठीक नहीं लगेगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पेशेंट कॉस्टिकम थी, लेकिन ये स्टार्टिंग ये अकार्मोसिस आने का से 1 हफ्ते के अंदर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया था। ठीक है, ये कैसे एक्ने रोजेसिया सी। ओके, इसके अंदर में एंटीम दिया था होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को। ओके, और 2-3 डोजेस बीच में बोविस्टा के दिए गए थे, और आप देखेंगे कि इसको काफी अच्छा ये पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ गया था एक्ने रोजेसिया में। ठीक है, ये हर्पिस जोस्टर है, बीच वाला एक पिक्चर मिसिंग है इसके अंदर में। कॉमन रेमेडी जो हर्पिस जोस्टर में हमने देते थे, बहुत ही पेशेंट को टिंगलिंग और ये सब, टिंगलिंग नमनेस बहुत सारा ये था। जिंकम मेटालिकम दिया था मैंने ये पेशेंट को। बहुत ही कॉमन रेमेडी दो है जो हम लोग बहुत कॉमनली देते हैं, रैनिकुलस और जिंकम, डिपेंडिंग ऑन क्या पिक्चर है। और विद इन अ वीक इरप्शन ज्यादा बड़े भी नहीं पेशेंट के, और काफी ठीक हो गए। ये सोरियासिस का केस है। ओके, काफी डीप केस है ये। ओके, तो आई थिंक अब हमारे पास 5 मिनट बाकी है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर फैजल। मैं आपको सुन थैंक यू रहा सो था। मच सर। अब है, मैं आपको ढूंढ रहा था कि कहाँ है सहानी सर, दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ, 10-15 मिनट। आपके लेक्चर शुरू हो चुके थे, मैं सुन रहा था, और ओके, काफ़ी अच्छा आपने प्रेजेंटेशंस दिया है। ये जो केस अभी आप दिखला रहे थे ना, तो मैं चाहूँगा कि इसका एक सेशन ले लें, और 1-2 केस को आप जो बोल रहे थे, एक केस को एक्सप्लेन करने में 1-1.5 घंटा लगेगा। तो एक यस, केस को आप 1 या 2, आप जितना अगर 1 घंटे में कर सकेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में आपसे टाइम ले लेता हूँ, और आप उसको करें, है ना। और इसके 2-3 श्योर केस को श्योर आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा श्योर आपका श्योर सर। फीडबैक रहा है, और मुझे लगता है कि सभी ने एंजॉय किया है काफ़ी। और आप इतने मैं काफ़ी दिनों से आपको बुलाना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला था। थैंक यू सो अभी मच आप सर। कनाडा में है ना तत्काल? जी हाँ, मैं कनाडा में हूँ अभी। मलेशिया में अभी? दोनों दोनों जगह आप आते जाते हैं ना? नहीं नहीं, मलेशिया में तो मैं अब नहीं हूँ, मैं अब परमानेंटली साइबर कनाडा जाया में। में अभी नहीं है ना? नहीं, अब मैं ठीक नहीं ठीक हूँ सर जी, मलेशिया। ठीक है। तो बहुत अच्छा है आपका, और ये करते रहे, और हम लोगों को बताते रहें, काफ़ी लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। और खास करके स्किन डिजीज के विषय में जो कहा जाता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि हम लोग जब फिजिकल बैकग्राउंड केवल देख करके इसको इलाज करना चाहते हैं, तो ठीक नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि इसके मल्टीपल एंगल्स हैं, जिसको कि डिस्क्राइब समझना बहुत जरूरी है। और बिना मल्टीपल एंगल को समझे हुए हम लोग इसको कभी भी स्किन डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप केवल फिजिकल एंगल से देखेंगे, तो आपको बहुत ही कुछ दवाई आते हैं जो कि काम नहीं करते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि होम्योपैथी का सबसे बेस्ट इलाज, ये स्किन डिजीज का सबसे बेस्ट इलाज होम्योपैथी है। लेकिन वहाँ फेलियर्स तब होता है जबकि आपका जो दृष्टिकोण है, जो आप देखने का नजरिया होता है ना, वो आपका यूनिलैटरल हो जाता है। हम्म, यूनिलैटरल से आपका ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी कोई श्योर। सवाल नहीं है, हम लोग का सेशन अब समाप्त भी हो रहा है। तो फिर आते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है, इसीलिए कुछ अटेंडेंस कम है बिहार, इंडिया हम्म, में। और भारत भारत पाक आपका क्रिकेट मैच भी चल रहा है। चल तो रहा है। हाँ, आज सभी सेशन सभी जगह का अटेंडेंस बहुत कम है। मैं अभी तो IIPH के एक सेमिनार में लेक्चर में था, वहाँ भी अटेंडेंस काफ़ी कम था। तो ये हम्म, ऐसा है। आज चलिए, अच्छा है, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्डिंग तो हम लोग को अवेलेबल होगा, हम लोग आपको इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और जिनको भी ये IIPH के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो इस तरह के हजारों लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इनका भी, सर का भी लेक्चर्स जो है सो कल तक अपलोड हो जाएगा, और हम लोग लिंक ग्रुप में भी डाल देते हैं, तो इसको शेयर करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ में आज का सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैजल फॉर कमिंग टू आवर सेशंस। थैंक यू सो मच एंड सर। नाउ वी विल धन्यवाद, कंक्लूड आपने दिस। मुझे बुलाया। बिल्कुल, मैं आपको बराबर बुलाऊंगा, और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपसे कल बात कर लूंगा। ओके, ठीक है सर, ओके। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, So धन्यवाद, with थैंक यू this, सो मच। thank you. And with this, I conclude the sessions for today, for the Hindi sessions. Now we'll start the English sessions.